Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 5 दैट इज़ मनी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मनी क्या होता है? बचपन से ही आप ये वर्ड को सुनते आ रहे होंगे। मनी यानी कि पैसा। पैसा एक वो साधन है जिसके जरिए से हम कोई भी चीज़ों को लेना या देना मतलब परचेज या सेल कर सकते हैं। कोई भी हमें गुड्स या कमोडिटी का परचेज करना है या फिर सेल करना है तो उसके लिए मनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इकोनॉमी में मनी एक बेसिक नेसेसिटी के तरह काम करती है। तो मनी की डिस्कवरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न टाइम के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आज से बहुत साल पहले की, जब हमारी सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, तो क्या उस टाइम पर भी मनी था? जी नहीं, उस टाइम पर कोई मनी नहीं होता था। तो उस टाइम पर ट्रेडिंग कैसे होती थी? गुड्स एंड सर्विसेज का लेना या देना, परचेज एंड सेल किस तरीके से होता था? तो उस टाइम पर जो सिस्टम चलता था उस सिस्टम को हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम होता है इकोनॉमी का जहाँ पर गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहाँ पर हम गुड्स के बदले गुड्स को लेते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। दो पर्सन हैं ए एंड बी। ए वीट प्रोड्यूस करता है, बी राइस को प्रोड्यूस करता है। ए को राइस चाहिए और बी को वीट चाहिए। दोनों आपस में मिले, उन्होंने बोला देख भैया बी, मैं तेरे को वीट दूंगा। बी ने बोला ठीक है, मुझे भी वीट चाहिए, मैं तेरे को राइस दूंगा। ए ने बोला हाँ हाँ मुझे राइस तो चाहिए। तो ऐसे क्या हुआ, दोनों के बीच में ट्रेडिंग हो गई। ए ने बी को वीट दिया, बी ने ए को राइस दिया। तो ऐसे टाइप का एक्सचेंज जहाँ पर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हुआ, तो इस एक्सचेंज को हम नाम देंगे बार्टर एक्सचेंज। क्या नाम देंगे स्टूडेंट्स? बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज क्या होता है? ऐसा एक्सचेंज जहां पर हम गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। ऐसी इकोनॉमी को C2C इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमोडिटी के बदले कमोडिटी का एक्सचेंज होता है। लेकिन क्या बार्टर सिस्टम में कोई लिमिटेशन नहीं होती थी? जी बिल्कुल, बार्टर सिस्टम में लिमिटेशन होती है, तभी तो मनी का इन्वेंशन हुआ। मनी के आने का कारण ही बार्टर सिस्टम के लिमिटेशन से है। आइए देखते हैं और सीखते हैं कि क्या लिमिटेशंस हैं बार्टर सिस्टम में जिसके कारण मनी का इन्वेंशन करना पड़ा। फर्स्ट लिमिटेशन इज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल वांट्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। बायर और सेलर की जब दोनों की साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट हो जाए, दोनों की वांट्स सेटिस्फाई हो जाए, उसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखिए इस एग्जांपल में तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट हो रहा था। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो रहा था मतलब कि दोनों की वांट्स सेटिस्फाई हो रही थी। ए को राइस चाहिए था, बी को वीट चाहिए था, दोनों को आपस में एक दूसरे से मिल गया। लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ, एक पर्सन है डी एंड एक पर्सन है ई। मिस्टर डी एंड मिस्टर ई। डी सेल करते हैं गोल्ड एंड ई सेल करते हैं क्लॉथ। डी को क्लॉथ चाहिए लेकिन ई को गोल्ड नहीं चाहिए। तो डी ई के पास आएंगे, बोलेंगे मुझे क्लॉथ दे दो। ई बोलेगा ठीक है क्लॉथ तो दे दूंगा लेकिन तुम मुझे क्या दोगे? ई ने बोला कि डी ने बोला कि मैं तुम्हें गोल्ड दे दूंगा। ई ने कहा मुझे गोल्ड की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में म्यूचुअल वांट्स सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। ओके, तो यहाँ पर एक बंदा तो लेने को तैयार है लेकिन दूसरा बंदा राजी नहीं है। तो इसी की कमी को हम कहते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो बार्टर एक्सचेंज में ये बहुत देखने को मिलता है और बड़ी मुश्किल से ही ऐसे पर्सन हमें बार्टर एक्सचेंज में मिलते हैं जो आपस में सहमत हो जाएं। तो ये एक लिमिटेशन है मनी, लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम का। ओके, नेक्स्ट जो लिमिटेशन है बार्टर सिस्टम में वो है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है कि बार्टर सिस्टम में हम जो भी गुड्स का एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर उसकी मनी को मेजर करना, मनी वैल्यू को मेजर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब उसके प्राइस को। क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है और हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को नहीं नोट कर पा रहे हैं। देखिए जैसे सबसे पहले वाले केस में हमने देखा था, ए वीट सेल कर रहा था और बी राइस सेल कर रहा था, लेकिन ना ए को पता है कि राइस की क्या वैल्यू है, ना बी को पता है कि वीट की क्या वैल्यू है। अगर दोनों 1 kg वीट के बदले 1 kg राइस देने लग जाएं और हम आज की टाइम से उसे कंपेयर करें तो 1 kg वीट तो हमें लगभग 20 का मिल जाएगा, लेकिन 1 kg राइस की वैल्यू 100 भी हो सकती है।
ऐसा राइस भी मार्केट में अवेलेबल है जो 100 रुपये किलो भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दोनों अमाउंट तो इक्वल है ही नहीं, तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इन द बार्टर सिस्टम ऑल द कमोडिटीज आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू एंड देयर इज नो कॉमन मेजर। तो कोई कॉमन मेजर नहीं है, ना ही दोनों कमोडिटी की इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है, जिसके कारण इन्हें एक्सप्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज की कमी है, इसलिए ये भी बार्टर सिस्टम का क्या है, लिमिटेशन है। ओके, थर्ड जो इसका लिमिटेशन है वो कुछ इस तरीके से है कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कहता है कि बार्टर सिस्टम में हम कभी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब क्रेडिट में अगर हमें कोई चीज़ लेने का मन करे तो वो हम नहीं ले सकते। जैसे आज के टाइम पे तो अगर हमें कोई भी आइटम मार्केट से खरीदना है तो हम उसे क्रेडिट में ले सकते हैं, मतलब उधार में ले सकते हैं और बाद में उसका पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो गुड्स की क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट हो सकती है, खराब हो सकती है फ्यूचर में। सपोज करते हैं ए एंड बी दो पर्सन हैं, ए ने बी को क्लॉथ सेल किया और बी ए को वेजिटेबल देने वाला है। ए ने क्लॉथ एक दिन पहले ले लिया था और बी से कहा कि मैं अगले दिन तुमसे वेजिटेबल ले जाऊंगा, तुम अभी क्लॉथ रख लो। अगले दिन जब ए बी से वेजिटेबल लेने आया तो वेजिटेबल पिछले दिन के मुकाबले सड़ चुके थे, मतलब उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी। तो बी को तो ए को फ्यूचर में पेमेंट करनी थी, तो यहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि सेम क्वालिटी का गुड्स वो ए को नहीं सेल कर पाएगा। तो यही है कमी यहाँ पर कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। यहाँ पर हम गुड्स की फ्यूचर पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गुड्स फ्यूचर में खराब हो सकते हैं। ओके, फोर्थ लिमिटेशन जो है वो है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि यहाँ पर क्योंकि गुड्स का ट्रांजैक्शन होता है तो गुड्स को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। गुड्स को स्टोर करना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले के टाइम पे हम गुड्स को, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होती थी कि हम गुड्स को सही जगह स्टोर कर पाएँ। सपोज कोई वेजिटेबल्स की अगर हम बात करें, कोई वीट, राइस या फिर किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की बात करें जिसको हम कंज्यूम कर लेते हैं, 1-2 दिन में ही हमें उनको यूज़ करना कंपल्सरी होता है, तो ऐसे गुड्स की क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाती है विद द पासेज ऑफ टाइम। तो क्योंकि हम गुड्स को स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए बार्टर सिस्टम में ये भी एक लिमिटेशन है, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। वो वैल्यू के गुड्स फ्यूचर में उसकी वो वैल्यू नहीं रह पाएगी क्योंकि वो खराब हो जाएगा। एक और लिमिटेशन इसमें आता है, फिफ्थ लिमिटेशन, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम में डिविजिबिलिटी की कमी क्या है? सपोज करते हैं सेम ए एंड बी दो पर्सन थे, ठीक है। ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें हॉर्स दूंगा, बी ए को कहता है ठीक है मैं तुम्हें वीट दूंगा। तो ए ने बी से क्या कहा? ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें हॉर्स दूंगा, बी ने ए से कहा मैं तुम्हें वीट दूंगा। ए हॉर्स देने को तैयार है, बी वीट भी देने को तैयार है, लेकिन अब यहां पर क्या बात आई है? ए कहता है कि मुझे 100 किलो वीट चाहिए तब मैं तुम्हें ये हॉर्स दूंगा, लेकिन बी ने कहा कि मैं तो तुम्हें खाली 50 केजी ही वीट दे सकता हूं। तो क्या ऐसे केस में हॉर्स का वो पार्ट करके बी को देगा क्या? तो यहां पर क्या वो इस हॉर्स को आधा आधा कर सकता है? नहीं, यहां पर डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर हमें 50 किलो वीट चाहिए तो यहाँ पर हम नहीं ले पाएंगे, ओके। और 50 किलो तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो यहाँ पर 100 किलो चाहिए। तो 50 किलो की अगर हम पेमेंट करना चाहें तो उसके बदले एक हॉर्स को आधा थोड़ी करके देंगे। तो ये है, तो लैक ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर एक और लिमिटेशन है जो कि बार्टर सिस्टम में देखने को मिलता है। तो आप समझ गए होंगे कि बार्टर सिस्टम क्या था। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज होता है। इसके क्या क्या लिमिटेशन है हमने सीख लिए। पहला है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, दोनों की वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पर हमें किसी भी कमोडिटी की वैल्यू निकालना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, हम यहाँ पर फ्यूचर में पेमेंट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, गुड की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर नहीं कर सकते फ्यूचर तक, सेम वैल्यू को नहीं बरकरार रख सकते। और लैक ऑफ डिविजिबिलिटी, यहाँ पर हम गुड्स को डिवाइड भी नहीं कर सकते। जैसे हॉर्स हो गया या कोई भी ऐसे एनिमल को अगर हम लेना देना कर रहे हैं तो उसके डिवीजन हम कैसे करेंगे।
ओके, तो ये था। तो इसी कारण से जो इन्वेंशन हुआ वो मनी का इन्वेंशन हुआ। आइए पहले मनी की डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम आगे टॉपिक को पढ़ेंगे। मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो चीज है जो हर जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर ली जाती है। हम कहीं भी जाएं, हमें कोई भी सामान लेना है तो हम मनी के बदले ले सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मनी की एक वैल्यू होती है। ओके, मेजर्स फॉर डेफर्ड पेमेंट, हम मनी की डेफर्ड पेमेंट भी कर सकते हैं। मनी से हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं ना मनी से आज के टाइम पे। और स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी की वैल्यू को हम स्टोर भी रख सकते हैं, कर सकते हैं। कहीं भी बैंक में जाके हम वैल्यू को स्टोर कर देंगे अपनी मनी की, तो आज से कुछ टाइम बाद भी उसकी वही वैल्यू रहने वाली है। ओके, तो ऑल थिंग्स जैसे करेंसी, नोट्स, कॉइन्स, चेक्स, ये सारे मनी के अंदर आते हैं। ये देखते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी। तो मनी के दो तरीके के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी फंक्शन एंड सेकंड इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में भी दो सब पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहता है कि इट कैन बी यूज टू मेक द पेमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मनी की मदद से हम जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ओके, तो ये मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन कहता है। मतलब मनी की मदद से आप कोई भी चीज सामने वाले पर्सन से खरीद सकते हैं। जो भी दुकानदार है या जो भी सेलर है, तो उससे आप कोई भी चीज अगर आप ना खरीदना चाहते हैं, ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आप मनी को देके कर सकते हैं। ओके, तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो बार्टर सिस्टम का लिमिटेशन था, उसको ये फुलफिल कर देता है। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शन है मनी का वो है मेजर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू। मनी की कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होती है। द वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि मनी वर्क एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन विच वैल्यूज ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। मनी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 45 रुपये लीटर मिल्क मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 45 रुपये लीटर मिल्क मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस पहले से ही है कि 45 रुपये का मिल्क मिलेगा। ओके, तो मनी की एक वैल्यू है, यूनिट ऑफ वैल्यू में हम उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी यूनिट है रुपीस। ओके, वैसे हमारे इंडिया में रुपीस में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर आप इंग्लैंड में जाएं तो वहाँ पर पाउंड में एक्सप्रेस किया जाता है, यूएसए में जाएंगे तो वहाँ डॉलर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो हर कंट्री की अपनी अपनी यूनिट होती है, लेकिन यूनिट तो होती है ना, इसीलिए मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये बार्टर सिस्टम के सेकंड लिमिटेशन को इसने फुलफिल कर दिया। इसके साथ साथ मनी के सेकेंडरी फंक्शन क्या क्या है? तो सेकेंडरी फंक्शन का फर्स्ट पॉइंट है कि स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। मनी की मदद से हम डेफर्ड पेमेंट कर सकते हैं। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में कोई ना कोई पेमेंट कर सकते हैं। सपोज हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में एक दिन में मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि हर ट्रांजैक्शन में आपको कैश देना ही पड़ रहा है। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन भी होती है जो क्रेडिट की होती हैं। क्रेडिट मतलब उधारी की होती हैं। तो उधारी की ट्रांजैक्शन मतलब ये है कि आपको पैसा बाद में देना है। तो क्योंकि मनी का इन्वॉल्वमेंट है, तो मनी में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की आपको फैसिलिटी मिलती है। आप उधार को बाद में रीपे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी मनी की वैल्यू बाद में खराब हो जाएगी। 100 रुपीज़ की नोट की वैल्यू आज भी वही रहेगी जो आज से 10 दिन बाद रहने वाली है। चाहे वो आप आज 100 रुपये का नोट दे दो, चाहे आप 10 दिन बाद 100 रुपये का नोट दो, वैल्यू सेम ही रहेगी। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट का फीचर यहाँ पर आता है। वैसे ही आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो दोनों आपस में एक तरीके से इंटर रिलेटेड ही है पॉइंट थे। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है कि मनी की वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं। सपोज आज के टाइम पे आपने 100 रुपीज़ का नोट अपने पास रखा है अपने पर्स के अंदर, और एक साल बाद भी अगर आप उस पर्स से 100 रुपये का नोट निकालते हैं तो उसकी परचेजिंग पावर वही होगी जो पिछले एक साल पहले थी। ओके, तो यहाँ पर हम मनी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? स्टोर करके रख सकते हैं। ये नहीं कि वो 100 रुपये का नोट हम बोलेंगे ये अरे ये तो सड़ गया, ये तो इसके साथ इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो गई, तो नहीं, यहाँ पर हम मनी की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो एसेट फंक्शन ऑफ मनी से हम कहते हैं। तो स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर द परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। प्रेजेंट से फ्यूचर तक मनी की हम परचेजिंग पावर को ट्रांसफर कर पा रहे हैं, तो इसी को स्टोर ऑफ वैल्यू कहा जाता है। आई होप सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने मनी की डेफिनेशन भी रीड कर ली है। तो मनी क्या है? मनी वो सब चीज़ें हैं जो उसके फंक्शंस कहते हैं। अभी हमने जो फंक्शंस रीड करे उन्हीं को अगर हम कंबाइन कर दें तो मनी की डेफिनेशन बन जाती है। आइए एक बार फिर से रीड कर लेते हैं कि मनी इज एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी वो चीज़ है जिसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट हर जगह करा जाता है।
इसकी मेजर ऑफ वैल्यू है, इसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, और ये मीन है फॉर द डेफर्ड पेमेंट। ओके, आइए अब देखते हैं एक नया कंसेप्ट जिसका नाम है मनी सप्लाई। क्या होता है मनी सप्लाई? इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना मनी अवेलेबल है, एक इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना मनी अवेलेबल है, इसको बोलते हैं मनी सप्लाई। ओके, तो फीचर्स क्या है मनी सप्लाई के? मनी सप्लाई का फर्स्ट फीचर है कि इट इंक्लूड्स द मनी हेल्ड बाय पब्लिक। अभी हमने यहाँ एक वर्ड सीखा पब्लिक। यहाँ पर पब्लिक कौन है? यहाँ पर पब्लिक कोई इंडिविजुअल या कोई भी प्राइवेट फर्म जो मनी का यूज करती है, वो यहाँ पर पब्लिक है। यहाँ पर पब्लिक वो नहीं आएंगी जो मनी को प्रोड्यूस करती है, जैसे गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, तो यहाँ पर वो पब्लिक में नहीं आएंगी। यहाँ पर पब्लिक वो है जो मनी को यूज करती है। ओके, तो कितना मनी पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इकोनॉमी में है, उसे बोलेंगे हम मनी सप्लाई। ओके, तो पहला फीचर क्या था? यहाँ पर मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली आता है। दूसरा, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। स्टॉक कंसेप्ट क्या कहता है? स्टॉक कंसेप्ट कहता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। तो मनी सप्लाई भी एक स्टॉक कंसेप्ट है। मनी की सप्लाई मार्केट में कितनी है, हम वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये दो फीचर्स मनी सप्लाई के होते हैं। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को हम किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। टिल 1967 टू 68 आरबीआई के पास खाली एक ही मेजर होता था मनी सप्लाई को मेजर करने का, लेकिन 1977 में आरबीआई ने 4 अलग अलग मेजर्स निकाले जिससे वो मनी सप्लाई को मेजर कर पाती थी। तो उनके कुछ इस तरीके से नाम थे। पहले का नाम था M1, दूसरे का नाम था M2, तीसरे का नाम था M3 और फोर्थ का नाम था M4। हमें इसके अंदर के हेड्स पता होने चाहिए। बोर्ड में इससे रिलेटेड इतना ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बस आपको हेड्स के बारे में जरूर जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं कि कौन कौन सी सप्लाई में क्या क्या हेड्स आते हैं। बात करते हैं M1 की। तो M1 को ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं, मतलब ऐसा मनी जो हम ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हेड्स आते हैं? करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी करेंसी और कॉइन्स हैं। ओके, उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास कितना डिमांड डिपॉजिट्स है। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी अकाउंट होल्डर के पास होता है। अकाउंट होल्डर के पास क्या होता है? चेक होता है। आपको पता है अकाउंट होल्डर का किसी भी बैंक में अकाउंट हो सकता है, तो अगर उसे कोई पैसे की जरूरत हो तो वो चेक इशू करके बैंक से पैसा ले सकता है। तो इसी को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है, मतलब ऐसा डिपॉजिट जिसकी आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक के पास कितने डिमांड डिपॉजिट हैं? वैसे ही अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास अलग अलग कौन कौन से डिपॉजिट्स हैं, तो इन तीनों को हम अगर ऐड करें तो इसका M1 हमारा निकल जाएगा। M2 कैसे मेजर करेंगे हम? M1 ये जो हमने 3 हेड्स पढ़े प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस भी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर आपको अकाउंट खुलवाना है, अपना मनी सेव करना है, तो पोस्ट ऑफिस में भी आप जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग बैंक है उसमें जो सेविंग डिपॉजिट्स है उसको आप अगर आप M1 के साथ प्लस कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो आपका M2 मेजर आ जाएगा। वैसे ही M3 मेजर कैसे बनता है? M1 मेजर प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद द बैंक्स। जितने भी बैंक्स हैं उसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स का सम। नेट टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? टाइम डिपॉजिट्स का मतलब होता है FD, फिक्स डिपॉजिट, मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिसको आपको पर्टिकुलर टाइम तक बैंक में जमा कराए रखना है, उसको आप उसके पर्टिकुलर टाइम पीरियड से पहले नहीं निकाल सकते, तो वो नेट टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। मतलब फिक्स डिपॉजिट का ये ऑल्टरनेटिव नेम है। M4 कैसे बनता है? M4 बनता है M3 ये जो हेड है प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। M3 के हेड्स के साथ अगर आप पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के सारे डिपॉजिट्स को इंक्लूड कर देंगे, बस NSC को इंक्लूड नहीं करना। NSC होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक तरह की डिपॉजिट स्कीम है, तो ये आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना। उसके अलावा जितने भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स हैं उसको आप M3 के साथ इंक्लूड कर देंगे तो आपका M4 आ जाएगा। तो ये था आज का चैप्टर मनी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।